हेलो गाइस, स्वागत है एक नई मानवा के अंदर। शायद ही आपने इतनी शानदार कोई मानवा देखी हो। सीरीज की स्टार्टिंग के अंदर हम एक खंडर जगह को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूटे घर होते हैं और आसपास का जो जंगल होता है वो भी पूरी तरह से सूख चुका होता है। वहाँ पर कुछ भिखारी भी बैठे होते हैं जो कि एक लाश के पास बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खाली घर भी हैं और जो ये फॉरेस्ट है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। क्या हम यहाँ पर सेफ रहेंगे? तभी एक बंदा वहाँ पर बैठा हुआ बोलता है कि क्या तुमने यहाँ का रूमर नहीं सुना कि ये प्लेस हॉन्टेड है? सभी लोग डरते हैं यहाँ पर आने के लिए भी। तभी हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो लाश की तरह वहाँ पर पड़ा होता है और यही हमारा मेन हीरो होता है, जिसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत होती है कि मक्खियाँ भी उसके आसपास भिनभिना रही होती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मर चुका है। तब इसके साइड में जो भिखारी बैठा होता है वो बोलता है कि यंग मैन, मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ। आखिर तुम कितना बोझ अपने दिल के ऊपर रखे हुए हो जो तुम अब तक तड़प रहे हो इतनी ज्यादा बुरी हालत के बावजूद। और जो भिखारी बात कह रहा था वो सच में होता है। जो हमारा मेन हीरो जैंग होता है उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। जैंग अपने मन में बोलता है कि आखिर मैं कैसे हार मान सकता हूँ? मैंने कितने बड़े सपने देखे थे कि मैं लाइफ के अंदर इतना सब कुछ करूंगा, बट देखो मेरी स्टेट को, मैं ऐसी स्टेट के अंदर हूँ मैं अपना बदला भी नहीं ले सकता। जो मेरा ब्राइट फ्यूचर मेरे सामने था वो मेरी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। आखिर मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? मेरे स्वोन ब्रदर जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानता था, उनके बीच में एक ऐसा गद्दार था जो स्माइल के पीछे छुपा हुआ था। उसने मुझे एक ऐसे ट्रैप के अंदर डाल दिया जिसके बाद मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मैं ना जी पा रहा हूँ ना मर पा रहा हूँ। तभी वो भिखारी अपने पास से जो पानी होता है वो जैंग को पिला देता है एंड वो बोलता है कि आखिर अचानक क्या हो गया? ये मौसम तो बिल्कुल साफ था, धूप खिल रही थी, अचानक यहाँ पर स्नो कैसे आ गई? और हम लोग देखते हैं कि आसपास स्नो हो रही होती है। उस स्नो को देखते हुए भिखारी बोलता है कि ये स्नो बहुत ज्यादा अजीब है, इसने पूरी मेपलवुड सिटी को घेर लिया है। आखिर इस मौसम में स्नो कैसे गिर सकती है? तभी जैसे ही वो स्नो को टच करने के लिए जाता है अचानक वो बर्फ में जम जाता है और उसके साथ साथ जितने भी आसपास में पक्षी और जानवर होते हैं वो भी स्नो के कांटेक्ट में आते हुए जम जाते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी हलचल होती है जो भिखारी जो हमारे सामने था जो जैंग की मदद कर रहा था वो टुकड़ों में बट जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद जो जैंग होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये आम स्नोफॉल नहीं है, इसके अंदर दाव है यानी कि कल्टीवेशन है। अगर कोई पर्सन इसे एक बार भी टच कर लेता है तो वो मारा जाता है। बट आखिर मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मैं तो खुद मौत की कगार पे हूँ। तभी वो आसमान में देखता है कि अचानक एक आग का गोला उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी वो उस घर के साइड में ब्लास्ट होता है। जैसे ही धुआं उठता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोकवेक हो रही थी और वो पूरी तरह से चमक रहा होता है और उसके आसपास बहुत ज़्यादा फायर होती है। जैंग भी उसे नोटिस कर लेता है एंड वो बोलता है कि ज़रूर ये कोई दाव कल्टीवेटर होगा, पर आखिर ये कौन है? तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम जाओ होता है। जाओ जुंगली वो एक जीनियस होता है चू डायनेस्टी का। तभी जो जाओ होता है वो बोलता है कि क्या सिर्फ यही तुम्हारे अंदर पावर है और तुम क्या इसको ही दाव बोलते हो? और ये सब कुछ वो अपने दुश्मन को कह रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि जाओ को पकड़े होते हैं। उनमें से जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि तुमने हमारी कल्टीवेशन देखी नहीं है, ये हमारी कल्टीवेशन तो इतनी ज़्यादा है कि वो तुम्हें तभी तबाह कर दे। और ये जो बंदा बोल रहा होता है इसका नाम गोंग होता है जो कि क्वीन नेशन से होता है। गोंग आगे बोलता है कि जाओ तुम अपनी हार मान लो, तुम हमारे सामने सिर्फ अब एक चींटी समान हो जिसे हम जब चाहे मसल सकते हैं। फिर वे सारे कल्टीवेटर एक साथ मिलकर अपना एक अटैक करते हैं जिसका नाम मेरिट स्ट्रीम्स स्वॉर्ड रेन होता है। जैसे ही वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं आसमान में बहुत ज़्यादा ही आइस के तीर आ जाते हैं जो कि सैकड़ों में होते हैं एंड वो सीधा जाओ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर जाओ बिल्कुल भी घबराता नहीं है, वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने एक हाथ में एक बड़ा सा फायर बॉल ले आता है जिसे वो ब्लेइंग सन कहता है और वो उनकी तरफ छोड़ देता है। ये देखने के बाद जो कल्टीवेटर होते हैं हवा में वो भी डरने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि सिर्फ उसके एक अटैक ने हमारे आसमान में जितनी भी स्वॉर्ड रेन थी सारी तबाह कर दी। आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी ये सब कुछ देखने के बाद जोंग बिल्कुल भी नहीं डरता है बल्कि वो एक लंबी सांस लेते हुए अपनी वन ब्रीथ एक्सेल फोर्स का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही आइस को निकाल पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसकी फायर को रोक तो पा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो जाओ होता है वो अपनी पावर को बढ़ा देता है एंड वो बोलता है कि गोंग आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे एंड वो अपनी फायर को बढ़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो जाओ अटैक के लिए बढ़ रहा होता है तभी उसके ऊपर नाइफ से हमला होता है जिसकी वजह से जाओ को चोट लगती है एंड वो अपना अटैक पूरा नहीं कर पाता
और जो जाओ होता है वो जमीन पे आ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड गलाते हुए उसके तलवार से बच रहा होता है, यानी कि उस ब्लेड से बच रहा होता है। तभी आकाश में हम एक बर्ड के ऊपर एक बंदे को देखते हैं, और जो उसकी बर्ड होती है वो भी मैकेनिकल टाइप की होती है, और इस बंदे का नाम मो होता है। जो मो होता है वो मो फैमिली से आता है, एंड वो भी यहाँ पर जाओ को मारने के लिए आया होता है। मो बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा ताकत है, तुमने अकेले ही इतने सारे कल्टीवेटर को हरा रखा है, और अभी के टाइम पर तुम 9 प्रोफाउंड मेलिकल फॉर्मेशन के अंदर भी हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर सब प्रेस हो चुकी है, फिर भी तुम काफ़ी आसानी से इन्हें हरा रहे हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसको मारने के लिए गोंग ने मो फैमिली को क्यों बुलाया था। तभी मो को देखने के बाद जाओ और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड वो बोलता है कि मो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से गोंग बोलता है कि हम उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे, मेरे सारे डिसेबल अपनी फॉर्मेशन में आओ। जिसके बाद उसके जितने भी डिसेबल होते हैं वो दोबारा फॉर्मेशन में आते हुए रेडी होते हैं, एंड वो अपने मंत्र पढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मुंह से बहुत ज़्यादा आइस निकाल सकते हैं। और जो गोंग होता है वो बोलता है कि जाओ आज तुम हमारे सामने मरने वाले हो, तुम्हारे कोई से भी ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। और फिर वो बोलता है कि फॉर्मेशन एक्टिव, और वो बहुत ज़्यादा ही स्नेक को भेज देते हैं जो कि आइस से बने होते हैं। जाओ अपने बचाव के लिए उन सारे स्नेक को काटता है, बट जैसे ही वो उन्हें काटता है उनके दोबारा मुंह आ जाते हैं, और वो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। 1 के 2, 2 के 4 और 4 के 8 हो रहे होते हैं। ऐसे करके वो बढ़ रहे होते हैं। जाओ भी परेशान होने लग जाता है, एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये सारे स्नेक वोट और आइस से बने हुए हैं, और अभी के टाइम पर मैं 9 प्रोफाउंड मिरेकल फॉर्मेशन के अंदर भी हूँ, जिसकी वजह से इनकी पावर बढ़ चुकी है। अगर मैं इनकी पूंछों को काट रहा हूँ तो वहाँ पर एक नया हेड आ रहा है, और ऐसे ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन्हें नहीं मार पाया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और क्या पता जो आइस की पावर है वो मेरी बॉडी के अंदर आ गई तो मेरी जो करंट की दाव है वो भी कम हो जाए। तभी जो गोंग होता है वो अपनी पावर को और बढ़ा देता है, और वो और भी ज़्यादा आइस अटैक वहाँ पर करने लग जाता है, एंड वो अपनी फर्स्ट ब्रीथ एक्सेल फ्रोस्ट का इस्तेमाल करता है, फिर सेकंड ब्रीथ ब्लड फ्रीज का, और फिर अपनी थर्ड ब्रीथ रिच डेथ का करता है। ये सब कुछ देखने के बाद मो बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जो कोंग है उसका पूरा क्लैन इतना ज़्यादा सीक्रेट आर्ट को रखता है कि वो आसानी से जाओ जैसे बंदे को भी हरा सकता है। और हम लोग देखते हैं कि जो जाओ अकेला उन 2 फैमिली से लड़ पा रहा था वो पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है, और आसपास जो सारे कल्टीवेटर होते हैं वो रिलैक्स में होते हैं। तभी अचानक एक रोशनी आने लग जाती है। उस रोशनी के देखने के बाद जोंग भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उन सारी आइस को तोड़ते हुए जाओ बाहर निकलता है, एंड वो बोलता है कि बॉइलिंग ब्लड बर्निंग सोल, जिसकी वजह से सारी आइस तबाह हो जाती है। बट हम लोग देखते हैं कि इतनी देर में मो भी हमला कर देता है, एंड वो बोलता है कि फ्लाइंग ईगल ब्लेड फेदर, और ऐसे करके बहुत सारे नाइफ उसकी तरफ भगाता है। बट हम लोग देखते हैं कि जाओ अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए उसके पूरे बर्ड को जला देता है, एंड जो जाओ होता है वो बोलता है कि एक्सप्लोड। जैसे ही वो एक्सप्लोड करता है आसमान में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होने लग जाता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जोंग भी हैरान होता है। ये सब कुछ देखने के बाद जोंग बोलता है कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लगाया हुआ था वो भी तबाह हो चुका है, और ये शायद वही अटैक है जिसका इस्तेमाल करते हुए जाओ ने पूरी एक सिटी को तबाह कर दिया था। और हवा में बहुत ज़्यादा ही फ्लावर से नीचे गिरने लग जाते हैं जो कि फायर से बने होते हैं। तभी उनमें से जो कल्टीवेटर होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, एंड उसे टच करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्या वो फाइट के बीच में इतनी सुंदर आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। पर जैसे ही वो उस फ्लावर को टच करता है वो पूरी तरह से जल जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद जोंग होता है वो बोलता है कि बेवकूफ़ी कोई भी नहीं करेगा, कोई भी उसे टच नहीं करेगा, ये इसकी एक सीक्रेट टेक्निक है। जल्दी से सभी लोग वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करो, वरना तुम इस आग के हाथों से मारे जाओगे। एंड सभी लोग पानी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें सभी को पता है कि जो पानी होता है वो आग के ऊपर सुप्रीम होता है। पर जो मुंह होता है वो बोलता है कि सच में ये अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर भी कर रहा है। जो एक रूमर था कि जाओ ने पूरी सिंगल सिटी को एक ही अटैक में मार दिया था जब वो 19 साल का था, वो बात सच है। एंड फिर वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है, और सारे जितने भी फ्लावर हवा में थे उन्हें ब्लास्ट करने लग जाता है। आसमान में हर जगह सिर्फ तबाही हो रही होती है, और ये सब कुछ हमारा मेन हीरो भी देख रहा होता है। जैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतने ज़्यादा पावरफुल लोग आखिर कौन है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास बारिश होने लग जाती है, जो जाओ के लिए अच्छी बात नहीं होती है। जाओ तभी बोलता है कि एक्सट्रीम फ्लेम्स, मैं तुम्हें हेवन से बुलाता हूँ, इस आसमान को पूरी तरह से झंझोल दो। एंड सिस्टर जुरैंग, मुझे अपनी ताकत दो, सब चीज़ को जला दो। एंड वो अचानक फायर के साथ इकट्ठा होने लग जाता है, और जो उसका फायर ड्रैगन होता है वो भी वहाँ पर समन हो जाता है,
जैसे ही वो समन होता है, जितने भी कल्टीवेटर जो कि डिसेबल थे जोंग के, वे सारे जलने लग जाते हैं और ये हमला जोंग के ऊपर भी होता है। पर जोंग अपने एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उससे बच जाता है, बट उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो भी ज़मीन पे आ जाता है। एंड वो बोलता है कि डैम इट, ये जो जाओ है वो कहाँ से आ गया। अगर वो जाओरैंग की ट्रू फॉर्म इस्तेमाल कर पाया जो कि उसके एंसिस्टर की है, तो हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी मो भी परेशान होता है कि जाओ जितना सोचा था वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो बोलता है कि शायद अब हम ख़त्म होने वाले हैं। और हम लोग देखते हैं कि जैसे जो जाओ होता है वो ज़मीन के ऊपर पैर रखता है, उस ज़मीन में से लावा निकलने लग जाता है जो कि उसकी एंसिस्टर की फॉर्म होती है, जिससे वो पूरी तरह से एक एक्सट्रीम गॉड बन चुका है जिसके सामने जो भी आएगा तबाह हो जाएगा। तभी जो जाओ होता है वो बोलता है कि गोंग मो, मैं तुम दोनों को चैलेंज देता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम अपने आप को नोबल और जीनियस कहते हो, अब तुम देखोगे कि तुम मेरे सामने सिर्फ एक चींटी हो जिसे मैं जब चाहूँ जब तबाह कर सकता हूँ। एंड फिर वो जाओरैंग की ट्रू फॉर्म ले लेता है, जिसकी वजह से वो एक बड़ा सा क्रीचर में चेंज हो जाता है और उसके कंधों पे तो खुद के ड्रैगन्स होते हैं और आसपास भी 3-4 ड्रैगन होते हैं और वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो पूरे आसमान को घेर रखा होता है। तभी वो अपनी इस फॉर्म के साथ जोंग और मो के पास पहुंच रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद जोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय उसके फाइट बैक करने के। वो बोलता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, जाओ ने बेशक जाओरैंग की ट्रू फॉर्म ले ली है, बट अभी भी मेरे पास थर्ड ब्रीथ है, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं इसे फ्रीज कर सकता हूँ। पर जैसे ही वो अपनी फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर वो नहीं ले पाता और वो बुरी तरह खांसने लग जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो बोलता है कि जोंग क्या हो गया तुम्हें, क्या हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी जो जाओ होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों मिलकर मुझे मार सकते हो, पर तुम मेरे सामने एक चींटी हो। आज याद रख लो कि जाओ ने तुम्हें मारा है, मेरा नाम हमेशा याद रखना, और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह जला दूंगा कि तुम्हारी बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी, और तुम्हारी बॉडी ही क्यों, मैं तुम्हारी सोल को भी जला दूंगा। ऐसे करके वो हंसने लग जाता है। तभी उसकी गर्दन पे एक स्लैश लगता है और जो जाओ आसानी से गोंग और मो को मार पा रहा था, अचानक उसकी जो गर्दन है वो नीचे जाके कट जाती है। ये देखने के बाद तो गोंग भी हैरान होता है कि आखिर किसने उसे हरा दिया। तभी आसमान से एक और पर्पल लाइट आती है जो कि जमीन पे जाके गिरती है। असल में वो एक ब्लेड होता है और इस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए जाओ को मारा जाता है। जाओ जो अपनी जाओरैंग ट्रू फॉर्म में आ चुका था, जिसे हराना गोड्स के लिए भी मुश्किल था। आखिर वो किस बंदे ने मार दिया है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं। उस बंदे को देखते ही जो गोंग और मो होते हैं वो उसे ग्रीट करते हैं एंड वो बोलते हैं कि ली यी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो ली वाला बंदा होता है वो बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये जिंग नेशन का बंदा होता है। तभी जो गोंग होता है वो बोलता है कि ली क्या आप यंग हाइनेस की तरफ से आए हो। फिर ली को ये पसंद नहीं आता है कि गोंग उससे सवाल पूछ रहा है, इसलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पल के अंदर गोंग और मो को दोनों को मार डालता है और उनके भी सर काट देता है। तभी वो अपने पास से तलिस्मान निकालता है, जिससे एक बंदा बोलता है कि तुमने अच्छा काम करा, और ये कहने के बाद वो तलिस्मान खराब हो जाता है और सामने की तरफ जो जाओ की बॉडी होती है वो पूरी तरह जल रही होती है। तभी ली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि बूम, और जैसे ही वो बूम कहता है उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से फट जाती है। जो फाइट हम देख रहे थे इन देर से जाओ, जोंग और मो की, जो तीनों अपने आप में ज़्यादा ताकतवर थे, वो ली के सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उसने 1 सेकंड के अंदर ही तीनों को हरा दिया था। एंड तभी वो बंदा स्माइल करता है। फिर हमारी नज़र हमारे मेन हीरो जैंग के ऊपर जाती है, जो ये सब कुछ देखने के बाद पूरी तरह से घाबरा होता है। फिर वो अपनी सारी ताकत एक साथ जोड़कर खड़े होने की कोशिश करता है। वो अपने मन में बोलता है कि मैं अभी मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास शायद भगवान ने एक चांस भेजा है, मुझे एक बार वो जरूर ट्राई करना चाहिए। और वो छोटे से घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट वो लखड़ाते हुए गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें होती है जो लोग अभी मारे होते हैं। उन सबको देखने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर इतने पावरफुल पर्सन थे, जरूर उनके मरने के बाद भी यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स होंगे जो मेरी जान को बचा सकते हैं। एंड वो फिर से खड़ा होते हुए सोचता है कि यहाँ पर उनकी हड्डियां भी नहीं बची हुई है, तो मुझे शायद ही कुछ चीज मिले। फिर भी मुझे अपनी हार नहीं माननी चाहिए और ढूंढना चाहिए, क्या पता इनके अंदर मुझे कुछ मिल जाए। तभी उसे एक बोतल दिखती है। उस पील बोतल को देखने के बाद जैंग भी हैरान होता है एंड फिर वो उनमें से एक मेडिसिन को निकालता है। उसे देखने के बाद जैंग बोलता है कि
क्या ये वही चीज है जो कि मैं सोच रहा हूँ? अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ये एक ऐसी पिल है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी जान को बचा सकता हूँ जो कि खत्म होने वाली है। एंड फिर वो उस पिल को खा लेता है, जिसके बाद जो उसकी बॉडी की मेरिडियंस होती है वो सारी एक्टिवेट होने लग जाती है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि जैंग ने अभी मेरिडियन ओपनिंग पिल को खाया है, जिसके बाद अब जैंग कल्टिवेट कर सकता है। फिर वो आसमान को देखते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने दाओ की मेरिडियंस को अवेकन कर लिया है, अब मैं अपनी पूरी किस्मत को चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जैंग होता है उन सारे भिखारियों को जमीन में अंदर डाल देता है। एंड वो बोलता है कि तुम सभी लोग मारे गए बट मेरी जान बच चुकी है क्योंकि मैंने उस मेरिडियन ओपनिंग पिल को खा लिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा नाम जैंग है और मैं क्वांग ही कंट्री का हूँ जो कि मिपलवुड सिटी के अंदर रहता है। फिर वो बोलता है कि मैं जैंग भगवान से प्रे करूंगा कि तुम्हें हेवन में जगह मिले। तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक वहाँ पर कुछ सोल सी आने लग जाती है। उसे देखने के बाद जैंग भी हैरान होता है। तभी वो पावर सीधा जाकर जैंग के हाथ में चली जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर एक चांद का निशान बन जाता है, जिसको देखने के बाद तो जैंग भी हैरान होता है, जैसे कि उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पल देखते हैं, जो जैंग होता है वो एक अलग ही स्पेस में होता है। जैंग भी हैरान होता है कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। एंड वो सोचता है कि वहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, क्योंकि उसके सामने उसे एक नीले बंदे की परछाई दिख रही होती है। वो उसके पास जाते हुए बोलता है कि हेलो, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी उसके सामने इनसफिशिएंट दाओ सोर्स फीडबैक दिखाई देता है, जिसमें 2 सेक्शन बटे हुए थे, जिसमें एक था दाओ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म और दूसरा था स्वॉर्ड डिसीजन प्लेटफॉर्म। और उसके कुछ सील्स भी होते हैं। उन सबको देखकर जैंग भी हैरान होता है कि उसके सामने ये क्या आ गया। फिर वो उसको पढ़ते हुए बोलता है कि 9th ग्रेड स्वॉर्ड डिस्कशन प्लेटफॉर्म और फर्स्ट लेवल दाओ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म, आखिर ये क्या चीज़ है? आखिर मैं कहाँ पर आ गया? तभी जैसे ही वो सोल उसके अंदर जाती है, यानी कि वो ब्लू वाली चीज़ उसके अंदर जाती है, उसके सामने लिखा आता है कि जो मास्टर था दोंग जैन का, उसने आपको ब्लेस्ड करा है और ये प्लेस आपकी हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद जो जैंग होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और अचानक उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन आने लग जाती है, जिसमें लिखा होता है कि ये एक तरह का इल्यूजरी रियलम है, यानी कि असल में ये है नहीं बट एक सिमुलेशन टाइप की है, जिसके अंदर उसकी रियल बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होगा, बट यहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। इसके अंदर 2 प्लेटफॉर्म है, एक दाओ का, एक स्वॉर्ड का। दाव के प्लेस के अंदर वो अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक और कल्टीवेशन की आर्ट्स को कल्टीवेट कर सकता है और उसको सिमुलेट करने के लिए मेरिट चाहिए होंगे। दूसरा था स्वॉर्ड का। स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के अंदर वो अपने लिए इल्यूजरी कल्टीवेटर को बना सकता है, जिससे वो फाइट करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, बट इसके लिए भी मेरिट चाहिए होंगी। मेरिट कमाने के लिए उसे बंदों से फाइट लेनी पड़ेगी। अगर कोई उसके सेम लेवल का है तो उसे मेरिट पॉइंट मिलेंगे, बट अगर उससे कोई ज़्यादा ताकतवर होगा तो उसे डबल मेरिट पॉइंट मिलेंगे। और इसी के साथ साथ और कैसे वो लड़ रहा है उससे और भी ज़्यादा मेरिट उसे मिल सकते हैं। साथ में अभी के टाइम पर 72 ब्लेस्ड लैंड्स हैं और सबसे लोएस्ट दांगोई माउंटेन है, जहाँ पर उसे 100 मेरिट पॉइंट हर महीने मिलते हैं और वो सबसे लोएस्ट लैंड में आता है। अगर वो उसके माउंटेन का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान उसे बताए तो वो अभी के टाइम पर 23rd पे है। उसके पास अभी 1850 मेरिट पॉइंट है। और साथ में जैंग को ये भी पता चलता है कि 30 दिन के अंदर उसे एक चैलेंज लेना पड़ेगा, जिसके अंदर अगर वो फेल होता है तो वो मारा जाएगा। फिर अचानक वो अपने आप को उसी जगह पर पाता है जहाँ पर उसे वो चांद का निशान मिला था। वो बोलता है कि वो इल्यूजरी रियलम मेरा कोई सपना नहीं होगा, वो सब कुछ मेरे माइंड के अंदर है, मुझे इसको समझने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अभी के टाइम पर ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी अपने आप को ग्रो करने का। मैं अभी के टाइम पर अब दाव अकेडमी के अंदर जाता हूँ, जहाँ पर इनर कोर्ट सिलेक्शन चल रहा है और मुझे अपना रिवेंज लेना होगा मेरी पास्ट के ह्यूमिलेशन का। फिर उसके बाद हम लोग उस अकेडमी को देखते हैं जहाँ से जैंग होता है, जहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि जो जैंग वैंग है वो वापस आ गया और सभी के मन में हलचल होती है। ये इतनी हलचल इसलिए हो रही थी कि जो जैंग वैंग है अभी के हुए टेस्ट में नंबर 1 रैंक करी थी और वो अचानक गायब भी हो गया था क्योंकि उसके किसी भाई ने उसको धोखा दिया था। अब आगे की स्टोरी में हम कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैंग वहाँ पर जाते ही अपने बैग को साइड में घेर देता है। तभी भीड़ में से एक बंदा आता है एंड वो बोलता है कि फाइनली जैंग तुम वापस आ गए। और वो सभी को हटाते हुए आ रहा होता है और उसका जो साइज होता है वो आम बंदों से भी ज़्यादा होता है और ये जैंग का दूसरा ब्रदर होता है, यानी कि दूसरा स्वॉन ब्रदर होता है। वो हंसते हुए बोलता है कि बास्टर आखिर तुम कहाँ चले गए थे, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो, तुम ऐसे मुझे चिंता मत डाला करो। तभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर में जैंग का दूसरा स्वॉन ब्रदर भी आ जाता है, जो कि
पहले वाला सोन ब्रदर होता है और सबसे बड़ा भी, वो बोलता है कि थर्ड ब्रदर ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, बिन बताए तुम गायब हो गए, हमें कितनी ज्यादा चिंता थी। एंड फिर वो उसके पास देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं और तुम्हारी हालत भी खराब है, क्या तुम कहीं पहाड़ वाट से गिर गई थे क्या। तभी वहां पर जैंग का फिफ्थ ब्रदर भी आ जाता है। वो बोलता है कि थर्ड ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और वो उसके हालचाल ले ही रहे होते हैं कि कैसे जैंग अचानक गायब हो गया, जिसकी वजह से वे तीनों इतने ज़्यादा परेशान थे कि ना ही वो कल्टीवेशन पे ध्यान दे पा रहे थे और ना ही वो अच्छे से खा पा रहे थे। आखिर वो बिन बताए क्यों चला गया और आखिर वो इतना ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है, क्या वो खुश नहीं है अपने भाइयों के पास आकर। एंड ये सारी बातें जो जैंग होता है वो सुन रहा होता है और कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जैंग का फोर्थ ब्रदर भी आता है, जो कि भीड़ में से हटते हुए बोलता है कि थर्ड ब्रदर तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। और जो जैंग का फोर्थ ब्रदर होता है उसका नाम फैंग होता है। नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टोरी के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। वो बोलता है कि अगर तुम इतने दिनों तक बाहर जाने वाले थे तो तुमने हम सबको क्यों नहीं बताया, हमें पता है कितनी ज़्यादा चिंता हुई है। बट जैसे ही फैंग ये सारी बातें बोलता है, जैंग बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता थी जब मैं 7 दिन के लिए गायब था, क्या तुमने हर दिन मुझे याद करा कि मैं कब वापस आऊँगा। ये बात सुनने के बाद फैंग बोलता है कि थर्ड ब्रदर ये कैसी बात हुई, मैं आपको क्यों ना याद करूँगा, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको पता नहीं है जब आप यहाँ से चले गए थे मैं हमेशा आपके लिए परेशान रहता था और मैंने तो अपने कुछ लोगों को भी भेजा था जो आपके लिए सर्च कर सके। तभी जो सेकंड ब्रदर होता है वो पीछे से बोलता है कि आखिर तुम फैंग से इतनी बुरी तरह क्यों बात कर रहे हो, क्या कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है तो तुम अपने सेकंड ब्रदर को बता सकते हो। तभी जैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें खुद से देख लूँगा। ये सारी बातें सुनकर सभी लोगों को भी हैरानी होती है कि कैसे जो जैंग है वो अपने फोर्थ ब्रदर के साथ थोड़ी बदतमीजी के साथ बात कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बात कर रहा है उसके अंदर कुछ हिडन मीनिंग भी है। तभी फैंग बोलता है कि थर्ड ब्रदर मुझे लगता है कि आप काफ़ी दिनों से बाहर थे इसलिए आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले रेस्ट कर लो, उसके बाद मुझसे या फिर हम सभी भाइयों से बाद में बात कर लेना, आपकी हालत मुझे सही नहीं लगती है। तभी जो जैंग होता है वो अपने बैग के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि एल्डर्स ब्रदर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा सोन ब्रदरहुड है वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि हम भाई आपस में बिट्रे कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद फैंग बोलता है कि जैंग ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर ये तुम कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो बिना किसी सबूत के। ये बात सुनने के बाद जैंग अपने बैग को तोड़ देता है एंड वो बोलता है कि अगर तुम प्रूफ मांग रहे हो तो ये है प्रूफ। तभी जैसे ही वो बैग फटता है सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि उस बैग के अंदर एक आदमी होता है जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर रखी होती है जैंग ने, और इसका नाम फैंग देसाई होता है और ये फैंग फैमिली का एक सर्वेंट होता है, यानी कि फोर्थ ब्रदर का सर्वेंट होता है। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है बट जैंग ने उसके मुंह में कपड़ा डाल रखा होता है। तभी जैंग बोलता है कि जिस दिन तुम्हारे फैमिली सर्वेंट ने मुझे इनविटेशन दिया था कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो तो मैं माउंटेन के ऊपर गया था, वहाँ पर इसने मुझे बोला कि तुम कहीं पर बिजी हो और तुमने मेरे लिए स्पेशल कोई ड्रिंक मंगवा रखी है और ये मुझे फोर्स करने लगा कि मुझे वो ट्राई करनी चाहिए। मैंने भी तुम पर भरोसा करते हुए उसे ड्रिंक कर लिया, बट जैसे मैं उसे ड्रिंक करता हूँ मैं 7 दिनों तक ऐसी हालत में था जहाँ पर ना मैं जी रहा हूँ ना मैं मर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब स्टेट के अंदर था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं ज़िंदा बच गया, वरना तुमने तो मुझे पूरी तरह से मार ही डाला था। एंड फिर वो आगे कुछ बोल पाता इतनी देर में फैंग बढ़ता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने सर्वेंट को मार डालता है एंड वो बोलता है कि तुम जैसे बीस्ट की हिम्मत कैसे हुई फैंग फैमिली को बिट्रे करने की, फैंग फैमिली ने तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रीट करा और तुम हमें धोखा दे रहे हो। फिर वो अपनी सोडा निकालते हुए बोलता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अभी इसके साथ मिला हुआ हूँ बट यकीन मारो मेरी फैंग फैमिली को कुछ भी नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस सर्वेंट ने अपनी मर्जी से तुम्हें धोखा दिया है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तभी जैंग बोलता है कि तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं थी, इससे जो भी पता था इसने सब कुछ मुझे बता दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिनके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। ये बात सुनने के बाद फैंग बोलता है कि थर्ड ब्रदर ये जो भी बोला होगा ये जरूर फेक या फिर ऐसा झूठ बोला होगा जिससे हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद जैंग बोलते हैं क्या हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि वो तो पहले से खराब हो चुके हैं। ये बात सुनने के बाद फैंग बोलता है कि थर्ड ब्रदर आप ये क्या कह रहे हो, क्या आप
मुझे विश्वास नहीं करते। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया या तुम्हें मारने की कोशिश करी है, ये रही मेरी गर्दन, तुम जब चाहो इसे काट सकते हो। मैं तुम्हारे सामने अपना समर्पण करता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें मरवाने की कोशिश कर सकता हूँ तो इस स्वॉर्ड को लो और मेरी गर्दन को यहीं पे काट डालो। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं कि कैसे जो फैंग है वो जैंग के सामने झुक चुका है एंड वो कितना ज़्यादा लोयल है, और जो जैंग है फिर भी उस पर शक कर रहा है। ये बात सुनने के बाद जो जैंग होता है वो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर बोलता है कि हाँ, थर्ड ब्रदर सही कह रहा है, फोर्थ ब्रदर तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी जो जैंग होता है वो अपनी बात को पूरा करता है एंड वो बोलता है कि मैं इस स्वॉर्ड से काटने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की स्वॉर्ड है जो बहुत ज़्यादा ही क्लीन है। इसका इस्तेमाल करते हुए आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड को चला देता है। ये देखने के बाद उसके सारे भाई हैरान होते हैं कि जैंग ये क्या कर रहा है, और वो अपनी स्वॉर्ड का स्लैश कर देता है। जैसे ही जैंग की जो तलवार होती है वो फैंग की तरफ बढ़ती है, फैंग अपनी जगह से हिल जाता है। ये देखने के बाद सेकंड ब्रदर बोलता है कि थर्ड ब्रदर क्या तुम सीरियस हो गए, तुम ये क्या कर रहे हो। और जो फिफ्थ ब्रदर होता है वो भी बोलता है कि थर्ड ब्रदर ये तुम्हारा करेक्टर नहीं है, तुम तो ऐसे बंदे नहीं थे कि तुम अपने भाइयों के ऊपर हमला कर दो। तभी फैंग हैरान होते हुए बोलता है कि जैंग क्या तुम सच में मेरी कोई भी चिंता नहीं करते, और जितना भी सालों का हमारा ब्रदरहुड था उसको तुम तबाह करते हुए मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैंग बोलता है कि शट अप, मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी भाई नाम नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरी इतनी बड़ी साजिश करी कि जिससे मैं मर जाऊं, और अब तुम मेरे सामने स्टोरी बना के देख रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम इन सब के पीछे थे। फैंग खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगाओ। मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपने भाई के ऊपर ऐसे हमला कर दूँ। अगर तुम मुझ पर हमला करने के लिए आ रहे हो तो मुझे भी हमला करना पड़ेगा। तभी बात सुनने के बाद जैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टाइम की वेस्ट ही होगी। आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ लाइफ एंड डेथ मैच के लिए। जैसे ही हम दोनों में से कोई मारा जाएगा वहीं पर ये मैच खत्म हो जाएगा, और अब मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। फिर वो एंसेस्ट्रल मास्टर को यहाँ पर बुलाता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक डेथ ड्यूअल के लिए, ताकि वो दाव जजमेंट को कर सके। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। जैंग बोलता है कि हाँ, रूल्स के हिसाब से हम किसी को भी चैलेंज दे सकते हैं लाइफ एंड डेथ के लिए, और जब हम ऐसा चैलेंज देते हैं एंसेस्ट्रल को मानकर तो वो सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फैंग भी हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर तेज हवाएं चलने लग जाती है। सेकंड ब्रदर बोलता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एंसेस्टर आ जाता है या फिर उनका मास्टर आ जाता है एंड वो पिलर के ऊपर खड़ा होता है। सभी उन्हें देखने के बाद ग्रीट करने लग जाते हैं। फिर जो ग्रैंड मास्टर होता है वो बोलता है कि तुमने डेथ ड्यूअल ऑफ दाव जजमेंट को एक्टिवेट करा है, जो बिल्कुल स्टार्ट होगी, और ये यहाँ का ग्रैंड मास्टर होता है जिसका नाम दोंग होता है। फिर दोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अरीना रेडी करने लग जाता है, और जैसे ही वो राइज बोलता है जमीन को फाड़ती हुई जड़ें आने लग जाती है, और वो जड़ें वो अरीना में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सभी जो डिसेबल होते हैं पीछे तरफ हट जाते हैं, और जो चैलेंज दे रहे होते हैं एक दूसरे को यानी कि जैंग और जो फैंग होते हैं वो बीच में हो जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद फैंग भी डरा होता है एंड वो भी मन में सोचता है कि आखिर कैसे ग्रैंड मास्टर ने इसको प्रूव कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो मेरी जो फैंग फैमिली है वो पूरी तरह से तबाह हो सकती है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि इस मैच के अंदर तो मेरी फैंग फैमिली भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। एंड वो भागने की कोशिश करता है, बट हम लोग देखते हैं कि वो रीना अपने आप में मूव कर सकता है, जो किसी को भी अलाउ नहीं करता है कि वो रीना छोड़ के भागे। तभी ग्रैंड मास्टर बोलता है कि रूल्स होंगे, अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो। एंड फिर वो फैंग को भी एक स्वॉर्ड दे देता है, और जो ग्रैंड मास्टर होता है वो स्टार्ट के लिए बोल देता है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं कैसे जैंग जो कि रैंक फर्स्ट है उसने चैलेंज दे दिया है फैंग को जो कि रैंक सेकंड है, और ये फाइट डेथ तक होने वाली है, तो हमें सिर्फ एक ही जीनियस मिलेगा, इन दोनों में सिर्फ एक ही बचेगा। सेकंड मास्टर बोलता है बिग ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो। सेकंड ब्रदर अपने फर्स्ट ब्रदर को कहता है कि हमें उसको बचाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि डीन यहाँ पर आ चुका है तो हमें बीच में बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए। फिर उसके बाद फैंग अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाता है, और जो जैंग होता है वो बोलता है कि चलो जल्दी से आओ, फाइट को स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फैंग बोलता है कि तुम नहीं मान रहे ना, तो ठीक है, तुम यही चाहते हो तो यही सही, आ जाओ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, और मैं दिखाता हूँ मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। एंड वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जैंग के ऊपर हमला कर देता है। जैंग उसके अटैक से बचता है एंड वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम भूलो मत
कि मेरे हाथ में अभी भी स्वॉर्ड है और मैं तुमसे स्वॉर्ड मास्टर में बहुत ज़्यादा ही आगे हूँ। ये बात सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, बट भूलो मत जो तुम्हारी कल्टीवेशन वाली पिल थी वो मैंने ले ली थी। और जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है, सेकंड ब्रदर और बाकी सारे ब्रदर को समझ में आ जाता है कि जो इंजाम जैंग फैंग के ऊपर लगा रहा था वो सारे सच है, क्योंकि ये पिल जैंग को मिली थी कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आने की वजह से। बट ये पावर अब फैंग के पास कैसे आ सकती है? वो तो सेकंड आया था और उसे तो कोई ऐसा इनाम मिला ही नहीं था। फिर जो फैंग होता है वो गुस्से के साथ बोलता है कि जैंग तुम्हारी स्वॉर्ड में सिम मुझसे अच्छी है, ये मैं मानता हूँ, बट मैंने मेरिडियन पिल खा रखी है जिसकी वजह से मेरी मेरिडियन खुली हुई है और मैं दाव भी कर सकता हूँ। अब तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे? ये बात सुनते ही जो जैंग होता है वो भी अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी चीज़ को चुरा लिया है, बट भूलो मत कि मैं इतनी खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकला हूँ। मैं मरने की कगार पे था और मैं एक ऐसे पहाड़ के ऊपर था जहाँ पर इतने सारे बीस्ट है, मैं उनसे बच के आया हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरे में खास बात होगी ना। एंड फिर वो अपनी मेरिडियन को रिलीज करता है एंड वो बोलता है कि क्योंकि मैंने वहाँ पर भी एक मेरिडियन ओपनिंग पिल खाई है जिससे मेरे ब्लड के अंदर भी अब दाव है। ये बात सुनने के बाद फैंग भी डर जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर इसकी मेरिडियन कैसे खुल सकती है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसने मेरिडियन पिल्स को खा लिया है तो ये अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे अब क्या करना चाहिए। वो आगे कुछ भी सोच पाता उससे पहले जैंग उसके ऊपर हमला कर देता है और उनकी लड़ाई के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे जैंग भारी पड़ रहा होता है फैंग के ऊपर। फैंग अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो इसकी मेरिडियन भी खुली हुई है, अब मेरे पास कोई भी अपर हैंड नहीं है। तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी में पहले से बहुत ज़्यादा कट लग चुके हैं जैंग के सिर्फ एक बार हमला करने से। एंड वो अपने मन में सोचता है कि उसे काम होकर ये सोचना पड़ेगा कि वो कैसे इस मॉन्स्टर से बच सकता है, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ मैच है तो यहाँ से वो भाग नहीं सकता, तो उसको सिर्फ उसे हराने पड़ेगा। और वो हराने की सोचने लग जाता है कि वो कैसे एडवांटेज ले सकता है, बट जैंग उस पर एक भी मौका ना देते हुए उसको बार बार अटैक कर रहा होता है। फैंग भी बुरी मुश्किल से उसे डॉज ही कर पा रहा होता है सिर्फ, और उसने एक बार भी अटैक नहीं करा होता है। सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं। सेकंड ब्रदर बोलता है थर्ड ब्रदर अब तुम्हें इस फैंग के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे हमला करने की। और जो फिफ्थ ब्रदर होता है वो बोलता है कि थर्ड ब्रदर की जो मेरिडियन है वो भी खुली हुई है, बट ये थोड़ी सी अलग है। और हम लोग देखते हैं कि जैंग के अटैक की वजह से फैंग की बुरी हालत हो रही होती है एंड वो पीछे की तरफ हटता जा रहा होता है, बट जो जैंग होता है वो बिना रहम करते हुए उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। फैंग अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था इसकी मेरिडियन खुली हुई है जिसकी वजह से ये जल्दी थकने वाला है और इसे कंट्रोल करना नहीं आता होगा, तभी मैं इसके ऊपर हमला करके जा सकता हूँ। एंड वो एक ओपनिंग देखता है कि वो उसके पेट के ऊपर हमला कर सकता है और ऐसा ही होता है। फैंग सीधा अपना जो स्वॉर्ड होती है वो जैंग के अंदर घुसा देता है और जो फैंग होता है वो बोलता है कि थर्ड ब्रदर आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, बस तुम वेट करो। एंड वो दोबारा उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर तभी जैंग बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा कि तेरे मेरे अंदर क्या डिफरेंस है। एंड वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जिस स्वॉर्ड से फैंग ने हमला करा था वो वाला हाथी काट देता है, जिसकी वजह से फैंग रोने लग जाता है एंड वो घुटनों पर आ जाता है। तभी जो जैंग होता है वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है फैंग के ऊपर एंड उसकी रिप्स के ऊपर एक कोनी मारता है, जिसकी वजह से उसकी सारी रिप्स भी टूट जाती है, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो पीछे जाके गिरता है, बट जो अरीना होता है वो उसे बाहर नहीं जाने देता एंड उसे दोबारा अंदर ले आता है। तभी जो जैंग होता है उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो फैंग ने घुसाई थी एंड वो बोलता है कि मैं इतने दिनों से इतनी ज़्यादा दर्द में था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, एंड उस स्वॉर्ड को निकाल देता है। फैंग अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं, इसने तो मुझे बेवकूफ़ बनाया ये दिखाकर कि वो कमज़ोर है, बट असल में वो एक ट्रिक थी। और जो जैंग होता है वो बोलता है कि फाइनली मैं अपना रिवेंज ले पाऊंगा। तभी फैंग डरते हुए बोलता है कि थर्ड ब्रदर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, एक बार मुझे छोड़ दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो जैंग होता है वो रुकता नहीं है, वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और फैंग पीछे हटते हटते भी आखिरी जगह पर आ जाता है, यानी कि कोने पे आ जाता है एंड वो रोते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं फैंग फैमिली का डिसेंडेंट हूँ और मेरी फैमिली 3 मेजर फैमिलीज में से आती है मेपलवुड सिटी के। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि रूल्स होते हैं और ये तुम्हें मौत तक फाइट करनी पड़ेगी और ये सिर्फ मौत से ही ख़त्म होगा, और किसकी मौत होने वाली है वो सिर्फ ओपोनेंट डिसाइड कर सकता है। तभी जो जैंग होता है वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फैंग जैंग को इतना ज़्यादा करीब देखते हुए बोलता है कि थर्ड ब्रदर प्लीज़ मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। तभी जैंग बोलता है कि हाँ बोलो। तभी फैंग बोलता है कि मेरी फैंग फैमिली के अंदर कोई भी कल्टीवेटर काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा और 20 सालों के बाद मैं एकलौता ऐसा कल्टीवेटर हूँ जो इतने आगे तक आया है, तो प्लीज़ मुझे एक बार छोड़ दो, मेरे लेट फादर के लिए ही मुझे छोड़ दो। अगर तुमने आज मुझे मार दिया तो मेरी फैंग फैमिली बहुत ज़्यादा डाउन में चली जाएगी, और मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मेरिडियन पिल को ले लिया था और वो लेने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि
तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसकी तुम बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। तभी जो जैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करता है एंड वो सीधा फैंग की छाती में डाल देता है और फैंग की वहीं पर मौत हो जाती है। जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ, अगर आज मैं तुम्हें माफ़ कर देता तो मैं अपने आप को आईने में कैसे दे सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं पूरे 57 दिनों तक इतने दर्द में रहा था जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। अब तुम आराम करना। और गाइस इसके साथ ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। आगे इसके पार्ट आएंगे या नहीं आएंगे मुझे कुछ नहीं पता, वो तुम बताओ कमेंट सेक्शन में इसके पार्ट आने चाहिए या नहीं। साथ में लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल मेंबर बन जाओ, क्योंकि चैनल मेंबर के लिए स्पेशल वीडियोस आती रहती हैं जो चैनल मेंबर उन्हें पता है। अगर तुम मुझे डोनेशन देना चाहते हो तो ये रही मेरी यूपी है जिससे तुम मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो। बाकी लाइक कमेंट तो तुम कर दो, उससे भी सपोर्ट दिखता है। एंड मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।